हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एनसीईआरटी वन लाइन ऑन मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इससे पहले तक हमने देखा था और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी ही थे। लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने ही लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बुक। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश का जो आर्थिक नीति है बहुत ही घिनौनी है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत के कच्चे माल को अपने देश ले जाते थे और उससे विनिर्मित उत्पाद को फिर भारतीय बाजार में लाके बेच देते थे। इससे भारतीय उद्योगों पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा और इससे धन का निष्कासन होता था बड़ी मात्रा में। उसी का खुलासा दादा भाई नौरोजी ने किया था और भी बहुत सारे अर्थशास्त्री थे। उन लोगों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के इस घिनौने चेहरे को उजागर किया। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो रजनी पाम दत्त। इंडिया टुडे के लेखक है रजनी पाम दत्त। 1907 में टिस्को की स्थापना किसने की थी? तो ये जे.एन. टाटा जमशेदपुर में है। ये इस्पात से रिलेटेड उद्योग था। 1907 में इसकी स्थापना की गई। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा। 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड विनिंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो कावासजी डाबर जी द्वारा। भारत की पहली सूती कपड़े की मिल थी जो बम्बई में स्थापित की गई थी 1854 में। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में पहला जूट मिल था 1855 में। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? तो 1833 में पहला चाय बागान। प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पढ़ीकर ने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू का राज कहा। किसने? के एम पढ़ीकर थे जिन्होंने 1765 से 72 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा, क्योंकि 1765 में जो क्लाइव था उसने बंगाल में द्वैध शासन लागू की। जो इलाहाबाद की संधि हुई उसके बाद उसने द्वैध शासन स्टार्ट कर दिया। बाद में 1772 में जो वॉरेन हेस्टिंग आते हैं वो इस द्वैध शासन को समाप्त कर देते हैं। 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाले भारतीय उद्योग कौन थे? तो ये कपड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। प्रभावित होने के तो सारे कुटीर उद्योग और जितने भी भारतीय उद्योग थे वो सब प्रभावित हुए थे। बहुत सारे जितने भी उद्योग के मालिक थे वो अपने उद्योग छोड़कर, अपनी कारीगरी को छोड़कर कृषि कार्य करने पे मजबूर हो गए, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो ब्रिटिश सरकार के सस्ते दामों के प्रोडक्ट्स का मुकाबला करने में असमर्थ थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार कच्चे माल बड़े मात्रा में अपने देश ले जाती थी, फिर वहाँ से निर्मित वस्तुओं को भारतीय बाजार में कम दामों पे लाकर बेच देती थी। और ये मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई थी 1813 ईस्वी में और प्रत्येक ब्रिटिशर के लिए भारत का दरवाज़ा खोल दिया गया। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन 1813 ईस्वी के बाद प्रत्येक ब्रिटिश अब भारत में आकर व्यापार कर सकते थे। अब भारत में कुछ कृषि पद्धतियाँ हैं फेमस, उसे देख लेते हैं। तीन कटिया प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण जो बिहार में है कि किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था और इसी के खिलाफ गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया, जो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था और इसमें गांधी जी को सफलता भी मिली थी। ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्प
आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। और ब्रिटिश सरकार की कुछ भू राजस्व व्यवस्था देख लेते हैं। 3 फेमस है: अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त यानी जमींदारी बंदोबस्त, इसमें ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। अब जमींदार को जो मर्जी में आता था वो करते थे, वो बेच भी सकते थे, खरीद भी सकते थे। और उन्होंने किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू था वो फिक्स था। ब्रिटिश सरकार को जितना देना था, लेकिन एक्स्ट्रा जो वो किसानों से लेते थे ज़बरदस्ती, वो अपने पास ही रख लेते थे। तो इस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा मुनाफा फ़ायदा जो ज़मींदार थे उन्हीं को हुआ, ब्रिटिश सरकार को भी उतना नहीं हुआ। इसके वजह से ब्रिटिश सरकार को जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई। इसमें किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया, लेकिन इससे भी किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इतना भू राजस्व उनके ऊपर इतना लगान रख दिया था, क्योंकि जिसके वजह से वो लोन लेने के लिए मजबूर हो गए महाजनों से और ऐसे ऋणग्रस्त हो गए। उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था। तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक एक करके देख लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस लाते हैं 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये एरिया कहाँ था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, बनारस और उत्तरी कर्नाटक पर ये व्यवस्था लागू थी। और संपूर्ण भारत के ये 19% ब्रिटिश भारत के 19% एरिया पे, संपूर्ण भारत नहीं, ब्रिटिश भारत, संपूर्ण भारत में तो रियासत भी आ जाते हैं ना, तो ब्रिटिश भारत के 19% एरिया पे ये लागू था। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदारों की थी। तो ब्रिटिश सरकार को इस व्यवस्था से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया। इसमें किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया, इसीलिए इसका नाम रैयतवाड़ी पड़ा। किसने लाया? टॉमस मुनरो 1820 ईस्वी में। एरिया कहाँ कहाँ है? बम्बई, मद्रास और असम। समस्त ब्रिटिश भारत के 51% एरिया पे सबसे ज़्यादा ये रैयतवाड़ी व्यवस्था ही था। इसमें भूमि का मालिक किसानों को बना दिया गया। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान को थी। कर की जो रेट थी 33% से 55% तक थी। अब महलवाड़ी व्यवस्था देखते हैं। इसमें महलवाड़ी व्यवस्था यानी पूरे गांव को टैक्स देने की जिम्मेदारी मुखिया को दे दी गई थी, और मुखिया जो था वो ब्रिटिश सरकार को जाके टैक्स देगा। हॉर्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को लाया था 1822 ईस्वी में। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब एरिया में लागू था, और ये समस्त ब्रिटिश भारत के 30% एरिया पे था। भूमि पर गांव का अधिकार। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं की थी, और टैक्स जो था, रेट था टैक्स का 60% तक। और रैयतवाड़ी में 33 से 55% है, लेकिन महलवाड़ी में 60% है। ये 19% एरिया पे है ब्रिटिश भारत के, ये 50% पे है, और ये 30% पे है। और इसका इफेक्ट क्या पड़ा वो देख लेते हैं। पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया, यानी कि जो पहले के किसान और ज़मींदारों के बीच में अपनी सूझबूझ, जो अपना रिलेशन था वो ख़त्म हो गया, और ब्रिटिश सरकार नए ज़मींदारों के लाकर उनकी व्यवस्था को ख़राब कर दी। किसानों की दरिद्रता। इसमें जो ज़मींदारी व्यवस्था थी, ज़मींदारों ने ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का शोषण किया, और ऐसे भी जितने भी व्यवस्था लाया गया उसमें सबसे ज़्यादा घाटा किसानों को ही हुआ। उनका ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का एक ही मकसद था, ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व वसूलना। कृषि के ठहराव तथा अवनति। कृषि के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय। वही जो जमींदारी व्यवस्था में नए जमींदार आए, इससे बिचौलियों का बड़ी मात्रा में उदय हो गया। कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया, मुनाफे के लिए पैदावार किया जाने लगा। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू थी? तो वो रैयतवाड़ी थी। कुल 51% एरिया पे ये लागू थी। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? भू राजस्व के निर्धारण से, यानी ये जमींदारी व्यवस्था थी जिसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। अब भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। भारत में रेलवे भी ड्रेन ऑफ वेल्थ में भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ से कच्चे माल जो था वो रेलवे के द्वारा ही
ब्रिटिश सरकार ले जाती थी, फिर निर्मित वस्तुओं को रेलवे के द्वारा ही भारत में लेके आती थी। और जहाँ कहीं भी युद्ध करना हो या कुछ भी करना हो, सैनिक बड़ी मात्रा में भारत के कोने कोने में रेलवे के माध्यम से ही पहुँच जाते थे। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई। 1853 में मुंबई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई। और जनक कौन है? तो डलहौजी, जिसने हड़प की नीति अपनाई थी। और सबसे ज़्यादा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार इसी के काल में हुआ, डलहौजी के टाइम में। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। अब 1857 ईस्वी की क्रांति को देख लेते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो मेरठ में 10 मई 1857, वहाँ मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। स्टार्ट हुआ था मेरठ से 10 मई 1857 को। और 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे, इन्होंने बैरकपुर से विद्रोह किया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, ये तत्कालीन कारण था। और कारण तो बहुत थे, लेकिन चिंगारी का कार्य यही किया था। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। तो ये सारे कारण ही थे। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप, और सैनिकों के साथ भी भेदभाव, नस्लवादी भेदभाव किया जा रहा था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और जब 1858 में ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे नीति कानूनों में बदलाव लाए और उस टाइम गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, तो पहला वायसराय यही बनता है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। 1857 विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक कहाँ के थे? तो ये अवध के थे। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो उस टाइम का जो गवर्नर जनरल था कैनिंग, उसी ने। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा, क्योंकि इसमें योग्य नेतृत्व करता नहीं था। जो बहादुर शाह जफर था वो बूढ़ा था और अयोग्य भी था। एक टाइम पे विद्रोह स्टार्ट नहीं हुआ, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम पे विद्रोह स्टार्ट किए। सबके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, प्रशिक्षण नहीं था, कौशल नहीं था, तो बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह असफल हुआ। सभी लोगों की इसमें भागीदारी नहीं थी। जमींदार और मध्यम वर्ग के लोग इससे दूर ही थे, और बहुत सारे लोग अपने हित के लिए भी इसमें लड़ाई लड़ रहे थे। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने की? तो बेगम हजरत महल ने की थी। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? कैप्टन ह्यूरोज। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 ईस्वी क्रांति का नेता थे दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद से सैन्य विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा? तो मौलवी अहमदुल्ला पे, जो फैजाबाद के थे, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा था। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो तात्या टोपे को, जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग।
तो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तात्या टोपे को। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो जनरल बख्त खान थे उन्हें। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन है? तो ये पील आयोग था, पील कमीशन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता देख लेते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कौन से नेता थे, कहाँ के और कब हुआ, और उस वहाँ के दमनकर्ता ब्रिटिश अधिकारी कौन थे वो देखते हैं। दिल्ली तो बहादुर शाह जफर और उनका जो सेनापति थे जनरल बख्त खां। विद्रोह हुआ 11 मई 1857 को और दमनकर्ता थे निकलसन और हडसन। लखनऊ में बेगम हजरत महल विजरिस कादिर 4 जून 1857 को हुआ। कॉलिन कैंपबेल थे वहाँ के दमनकर्ता। झांसी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे साथ में थे और ये भी हुआ था 4 जून 1857 को, और जनरल ह्यूरोज वहाँ के दमनकर्ता थे। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे। 5 जून 1857 कॉलिन कैंपबेल दमनकर्ता थे। इलाहाबाद में लियाकत अली 6 जून को हुआ, कर्नल नील थे। फैज़ाबाद में मौलवी अब्दुल्ला और वहाँ पे भी कर्नल नील थे। जगदीशपुर बिहार में वीर कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह थे। 12 जून 1857 को हुआ और विलियम टेलर और विंसेंट आयर दमनकर्ता थे। बरेली में खान बहादुर खां थे, विंसेंट आयर दमनकर्ता थे। फतेहपुर में अजीमुल्ला थे और जनरल रेनॉल्ड दमनकर्ता थे। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता इन्हीं को माना गया था। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया। इसके माध्यम से भारत सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में डायरेक्ट चला गया। अब सीधे ब्रिटिश क्राउन भारत का शासन करेगी और बहुत सारी नीतियों में बदलाव लाया गया। जो सेना के महत्वपूर्ण कमान थे उसमें ब्रिटिश अधिकारी को रख दिया गया, भारतीयों को संख्या कम कर दिया गया। पील आयोग का गठन किया गया था सेना का पुनर्गठन करने के लिए। गवर्नर जनरल के जगह पे वायसराय पद लाया गया और भारत सचिव और उसके परिषद का गठन किया गया। तो ऐसे बहुत सारी नीतियां हैं जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में पढ़िएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए तो पील आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय, तो जो पहले गवर्नर जनरल था वही अब वायसराय बन गया पहला, इससे पहले ये गवर्नर जनरल थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी, ये शामिल नहीं हुए थे। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला पहला भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। अब बुक का नाम और लेखक देख लेते हैं। 1857 पे जो आधारित बुक है तो द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता का है। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता का। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। 1857 S.N. सेन। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। 1857 तो S.N. सेन जी का है। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 R.C. मजूमदार का है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी T.R. होम्स। रिवेलियन 1857 P.C. जोशी। कॉजेज ऑफ इंडिया
रिवोल्ट सर सैयद अहमद खां का है। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था? तो आरसी मजूमदार का कहना था कि ना तो ये पहला था, ना ये राष्ट्रीय था और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एस.एन. सेन थे सरकारी इतिहासकार। 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत देख लेते हैं। डॉक्टर एस.एन. सेन का मत था कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये एस.एन. सेन का कहना था। अशोक मेहता का क्या कहना था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वीडी सावरकर जी का कहना था कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। मजूमदार जी का क्या कहना था कि ये ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि इससे पहले भी लड़ाई हो चुका था और इसमें ये स्वतंत्रता संग्राम इसलिए नहीं था, राष्ट्रीय इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें सभी वर्गों की भागीदारी नहीं थी, सब अपने अपने हित के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। सर जॉन लॉरेंस का कहना था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, जॉन लॉरेंस का। बेंजामिन डिज़रायली का कहना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी रॉबर्टसन का कहना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कार्य था। टी.आर. होम्स का कहना था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, टी.आर. होम्स कह रहे थे। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम इसे षड्यंत्र कहते हैं। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये टेलर और आउटरम का कहना था। रीज का कहना है कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, रीज का कहना है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हिरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। ये हिरोज जो रानी लक्ष्मीबाई का दमन करने में इन्हें कहा था हिरोज ने। तो आज हम यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे प्रमुख किसान और जनजातीय विद्रोह। तो आप इसे 2 या 3 बार देख लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।